हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। ये वाला वीडियो है 11th कॉमर्स के लिए, जो कि हम चैप्टर 3 के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था सार्वजनिक, निजी और भूमंडलीय उपक्रम के बारे में। हमने निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सार्वजनिक उपक्रम का। विभागीय उपक्रम भी हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम वैधानिक निगम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा वो सार्वजनिक उपक्रम का वाला वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वाला, तो मेक श्योर कि आप पहले वो वाला वीडियो देखें, इसके बाद में ये वाले वीडियो देखें, क्योंकि तभी आपको आगे समझ में आएगा कि हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं। सो हम आज पढ़ने वाले हैं वैधानिक निगम के बारे में। तो लेट्स सी व्हाट इज़ एक्चुअली वैधानिक निगम इज़। सो वैधानिक निगम वह सार्वजनिक उद्यम है जिनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। तो यहाँ पहली लाइन से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि वैधानिक निगम क्या है। वैधानिक निगम क्या है? एक सार्वजनिक उद्यम है। तो बेसिकली हम किस बारे में बात कर रहे थे, किसका पढ़ रहे थे? हम सार्वजनिक उद्यम के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये सार्वजनिक उद्यम का ही एक भाग होता है। तो वैधानिक निगम एक सार्वजनिक उद्यम है जिनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। किस तरीके से की जाती है इनकी स्थापना की जाती है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। ये सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। इसका मतलब जिनकी जो फाइनेंसिंग हो रही होती है, इनका जो पूरा वित्त आ रहा होता है, वो किसकी तरफ से आ रहा होता है? वो सरकार की तरफ से आ रहा होता है। इसकी शक्तियाँ, वस्तुएं, सीमाएं आदि भी विधायिका के कार्य द्वारा तय की जाती है। तो ये जब इसका निर्माण किया जाता है, जब इसकी स्थापना की जाती है, उसी कानून के अंदर इसकी शक्तियाँ, इसकी वस्तुएं और इसकी सीमाओं को भी निर्धारित कर दिया जाता है कि क्या क्या तो इसकी शक्तियाँ होने वाली हैं, कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण ये कर सकती है, और इनकी सीमाएं कहाँ तक सीमित है। ये सभी कुछ किस में निर्धारित किया जाता है? ये सब विधायिका में निर्धारित कर दिया जाता है। विधायिका मतलब जिस स्पेशल एक्ट के अंदर इनकी फॉर्मेशन हुई है, इनका निर्माण हुआ है, उसी में ये सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है। सो ऐसा उद्यम निगमित संगठन है जिसकी स्थापना विधानमंडल द्वारा की जाती है। विधानमंडल मतलब कानून द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो इसके कार्य और शक्तियाँ पूरी तरह परिभाषित होते हैं। यह वित्त मामलों में स्वतंत्र होते हैं तथा निर्धारित क्षेत्र पर व विशेष प्रकार की वाणिज्यिक क्रियाओं पर इनका स्पष्ट नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि वित्त मामलों में स्वतंत्र होते हैं, मतलब इनका कोई ज़्यादा किसी और डिपार्टमेंट का इनमें इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि इनकी फाइनेंसिंग एक्चुअली में कहाँ से हो रही होती है? इनकी फाइनेंसिंग हो रही होती है सरकार के पास से। यहाँ हमने ऊपर पढ़ चुके हैं कि सरकार इन्हें वित्त पोषित करती है। तो ये फाइनेंस के मामले में स्वतंत्र होते हैं और इनके निर्धारित क्षेत्र पर विशेष प्रकार की वाणिज्यिक क्रियाओं पर इनका नियंत्रण, खुद का अपना कंट्रोल होता है। किसी और स्पेशल डिपार्टमेंट या किसी और स्पेशल मिनिस्ट्री का इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, मतलब कि हमने पिछले वाले में जो पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक मिनिस्टर होता है, लेकिन इसके अंदर कोई मिनिस्टर नहीं होता। सो वैधानिक निगम के पास जहाँ एक और सरकारी अधिकार होते हैं, वहीं दूसरी ओर निजी उद्यम के समान परिचालन में पर्याप्त लचीलापन भी होता है। ये ड्रॉबैक था उसका, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, विभागीय उपक्रम का, जिसमें ये था कि उसमें कोई लचीलापन नहीं होता। इसका ये मेन पॉइंट है कि इसमें पर्याप्त लचीलापन होता है। जैसे इसके उदाहरण दिए गए हैं एयर इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि। तो ये सब वैधानिक निगम के उदाहरण। तो बेसिकली व्हाट इज वैधानिक निगम? वैधानिक निगम क्या होता है? वैधानिक निगम एक सार्वजनिक उद्यम होता है जिसकी स्थापना कैसे की जाती है? संसद के विशेष अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और ये पूरी तरीके से सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है, और इसकी जो शक्तियाँ, वस्तु और सीमाएं होती है, वो भी विधायिका के द्वारा तय कर ली जाती है। तो ऐसा उद्यम निगमित संगठन होता है। क्या होता है? ये निगमित संगठन होता है जिसकी स्थापना विधानमंडल द्वारा की जाती है। अब हम पढ़ते हैं वैधानिक निगम की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है, ये कानून द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति क्यों है? क्योंकि ये हमें नेचर से नहीं मिला होता, ये हमें प्रकृति से नहीं मिला होता। इसे किसने बनाया होता है? इसे ह्यूमन ने बनाया होता है, मानव ने इसे बनाया होता है, इसलिए ये कृत्रिम व्यक्ति है। और एक कानूनी इकाई है, क्योंकि कानून के अंतर्गत इसे बनाया गया है, एक स्पेशल एक्ट में इसे बनाया गया है, इसलिए ये एक कानूनी और कृत्रिम इकाई है। ऐसे निगमों का प्रबंधन सरकार द्वारा गठित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इनका जो निगम का प्रबंधन है वो कौन करता है? इनका निदेशक मंडल। निदेशक मंडल का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सरकार अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है इनको मैनेज करने के लिए। तो इनका मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ठीक है।
तो एक निगम को अनुबंध में प्रवेश करने का अधिकार होता है और वो अपने नाम से किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकती है। तो इसको क्या अधिकार प्राप्त है कि वो एक अनुबंध में प्रवेश कर सकता है और किसी भी प्रकार का व्यवसाय भी वो कर सकता है। सेकंड, इसकी विशेषता आती है कि ये एक संवैधानिक निगम या तो संसद विधायिका या राज्य विधानसभा के लिए जवाबदेह होता है। तो ये सीधा किसके लिए जवाबदेह है? जैसे कि हमने विभागीय उपक्रम में पढ़ा था, वो सीधा पार्लियामेंट मतलब वो सीधा संसद के लिए जवाबदेह होता है। उसी तरीके से हमारा विभागीय ये जो हमारा उपक्रम है वैधानिक निगम, ये भी सीधा विधायिका या राज्य विधानसभा के लिए जवाबदेह होता है। संसद को वैधानिक निगमों के काम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ सीधी सी बात स्पष्ट कर दी गई है कि संसद इनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, ठीक है। यह केवल नीतिगत मामले और निगम के समग्र प्रदर्शन पे चर्चा करती है। मतलब इनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहेगी सिर्फ उसी पे ही जो पार्लियामेंट है वो डिस्कस कर रही होती है। बाकी जो पार्लियामेंट है वो इनके कोई भी काम में हस्तक्षेप नहीं करती है, इंटरफेरेंस नहीं करती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। जैसा कि हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ चुके हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनके जो वर्कर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहते हैं, गवर्नमेंट वर्कर या सरकारी कर्मचारी कहते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है वैधानिक निगम की, तो इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। भले ही सरकार एक निगम का मालिक हो या इसका प्रबंधन करती हो, इसका पूरा प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें लिखा गया है, देखो साफ कि इसे निगम का प्रबंधन सरकार द्वारा गठित निदेशक मंडल करते हैं। तो सामान्य सी बात है, सीधी सी बात है कि ये सरकार का ही कोई उपक्रम है। लेकिन फिर भी इसमें काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, ठीक है। तो वैधानिक निगम के कर्मचारियों को सरकार द्वारा संतुलित या समान वेतन और लाभ प्राप्त होते हैं। तो इनकी सैलरी जो होती है, इनका बोनस, कमीशन जो होता है, प्रॉफिट शेयर जो होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है। वे निगम द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार भर्ती, पारिश्रमिक और शासित है। और उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है, जो भर्ती होता है, उनका सिलेक्शन होता है, वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही होता है। तो बेसिकली कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते, बाकी सभी जो इनके नियम, शर्तें, कानून जो होते हैं सरकारी कर्मचारी की तरह होते हैं। नेक्स्ट देखिए, साधारणतः अपनी वित्त की आवश्यकताओं को यह स्वयं पूरा करते हैं। तो पहली तो हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि इनका जो वित्त पोषित हो रहा होता है वो किसके द्वारा हो रहा होता है? वो हो रहा होता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ बात आ गई है कि अपने वित्त की आवश्यकताओं को पहले तो ये खुद पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर वित्त की कमी पड़ जाती है तो उसको कौन पूरा करेगा? उसे गवर्नमेंट पूरा करेगी, ठीक है। तो यह सरकार से ऋण लेकर तथा जनता में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री तथा आय अर्जन कर धन जुटाते हैं। तो धन कितने तरीके से जुटा सकते हैं? या तो ये सरकार से ऋण ले ले, लोन ले, या फिर जनता में अपनी वस्तु और सेवाओं की बिक्री कर दे, इनको सेल कर दे। जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिस चीज़ का वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको मार्केट में निकाल करके और वो उससे धन अर्जित कर सकते हैं। तो ये वित्त पोषण का इनका मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि या तो वो गवर्नमेंट से ले रहे हैं या फिर उन चीज़ों को मार्केट में सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट अपनी बात आती है कि यह पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में होते हैं। वित्त के संबंध में अंतिम उत्तरदायित्व किसका हो रहा होता है? यहाँ सरकार का हो रहा होता है कि अगर आपको कहीं से भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, कहीं से भी अगर आपको वित्त की पूर्ति नहीं हो पा रही, तो आपको पैसा फिर सरकार दे रही होती है तथा वही लाभों का भी नियोजन करती है। तो इनके लाभों का नियोजन कौन करता है? फिर सरकार ही इनके लाभों का नियोजन करेगी। भाई जो पैसा लगाएगा वही सरकार, जो पैसा लगाएगा वही लाभों का भी नियोजन भी करेगा। सो यदि कोई हानि होती है तो उसे भी सरकार ही वहन करती है। अब जहाँ आप सिर्फ लाभ बांट रहे हैं, तो इसका मतलब हानि अगर कहीं हो जाती है वो भी फिर आप ही की मानी जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें किसके अंडर में हो रही होती है? ये होती है गवर्नमेंट के अंडर में। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो होती है हमारी, वो ही इनमें पैसा लगा रही होती है, वो ही यहाँ पे लॉस बियर कर रही होती है, वो ही अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी किसके पास चला जाता है? वो भी गवर्नमेंट के पास ही चला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैधानिक निगम के लाभ के बारे में। पहला लाभ है ये अपने कार्य संचालन के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनके अंदर पार्लियामेंट का या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो अपने कार्य संचालन में ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और उनके कार्य संचालन में उच्च स्तर का लचीलापन होता है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है। लचीलापन का मतलब ये होता है कि वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने रूल्स रेगुलेशंस को चेंज कर सके, उसमें
बदलाव ला सके उसमें लचीलापन होता है। अगर लचीलापन नहीं होगा तो क्या होगा, जो सालों से जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए आ रहे हैं वही कंटिन्यू होते जाएंगे। जहाँ लचीलेपन की बात हो जाती है इसका मतलब वो आराम से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है, उसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इन पर सरकार के अवांछित नियम और कानून भी लागू नहीं होते, इन पर सरकार का कोई भी रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं हो रहा होता है। सेकंड लाभ है इसका, क्योंकि इनके धन की व्यवस्था केंद्रीय बजट में नहीं होती, हमने पढ़ चुके हैं इनकी धन की व्यवस्था केंद्रीय बजट नहीं होती है। इनके लिए कोई स्पेशल बजट पास नहीं हो रहा होता है पार्लियामेंट में। इनकी बजट कहाँ से आ रहा होता है, इनका बजट आ रहा होता है कि या तो वो खुद पूरा करते हैं, खुद किस तरीके से पूरा करेंगे, वस्तु और सेवाओं को बेच करके, या फिर वो सरकार से ऋण लेकर के अपने धन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो यही इसमें दिया गया है कि इनके धन की व्यवस्था केंद्रीय बजट में नहीं होती है, अतः इनकी आय और प्राप्ति हो पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है और इनके वित्तीय मामलों में भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। देखो यहाँ पे बेसिकली दो बात हो रही थी। पहली चीज़ तो हम यहाँ दो तरीके से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट से पैसा इकट्ठा कर ले हम, या फिर हम मार्केट में सेल्स करके पैसा इकट्ठा कर ले। दो बात है। अगर हम गवर्नमेंट से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इसका मतलब कि कोई प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो वो भी गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, और अगर हम सेल कर रहे हैं इसका मतलब पूरा प्रॉफिट लॉस किसके पास रह जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास रह जाता है। तो यहाँ दो बात है कि धन की व्यवस्था केंद्रीय बजट में नहीं हो रही होती, कोई स्पेशल बजट हम पार्लियामेंट से पास नहीं करा रहे होते हैं, तो इनकी आय हो और प्राप्ति सब पे सरकार का भी कोई अधिकार नहीं रह जाता है। नेक्स्ट बात आती है हमारी कि संसद में सार्वजनिक निगम की गतिविधियों पर चर्चा की जाती है, सार्वजनिक हित की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मतलब कि ये कि सरकार का डिपार्टमेंट है तो थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस सरकार का रहता है, थोड़ा बहुत का मतलब सिर्फ इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में ही गवर्नमेंट जानती है, बाकी और किसी चीज़ के बारे में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। तो ये सार्वजनिक हित की सुरक्षा करता है। सार्वजनिक हित का मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट को भी सुरक्षित करता है। ऐसा नहीं कि कोई वैधानिक निगम है तो वो कोई इलीगल काम करेगा, कोई गलत काम करेगा तो भी गवर्नमेंट उसे करने देगी, ऐसा नहीं है। ये जो है समाज के हित के लिए काम करे ऐसा गवर्नमेंट सुनिश्चित करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना वैधानिक निगम आर्थिक विकास का एक मूल्यवान उपकरण है। इसके पास सरकार के अधिकार और निजी उद्यम की पहल क्षमता होती है। तो इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ मिली हुई होती है, सरकार के अधिकार और निजी उद्यम की पहल क्षमता दोनों मिली हुई होती है। इसलिए ये आर्थिक विकास का मतलब हमारे देश के आर्थिक विकास, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक मूल्यवान क्या है, उपकरण है। नेक्स्ट आता है जहाँ लाभ की बात हो गई तो वहाँ कुछ सीमाएं भी होंगी वैधानिक निगम की। तो पहली सीमा है इसकी कि सार्वजनिक निगम की स्वायत्ता और लचीलापन केवल नाम के लिए है। जो हम बेसिकली जानते हैं, वी ऑल नो अबाउट इट, कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो रहा होता है वो बस एक पेपर वर्क है। पेपर वर्क का मतलब सिर्फ पेपर पे लिखा जा रहा होता है, कानून कायदे सिर्फ यहीं तक ही सिमट करके रह जाते हैं, इसके अलावा उन पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती है। तो वही बात यहाँ आ गई है कि सार्वजनिक निगम की स्वायत्ता और लचीलापन क्या होते हैं, सिर्फ नाम के होते हैं। व्यावहारिक रूप से मंत्री, सरकारी अधिकारी और राजनीतिक दल अक्सर इन कार्यों के काम में हस्तक्षेप करते हैं, जबकि हमने पहले पढ़ चुका है कि ये जो गवर्नमेंट जो है इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा होता है, जबकि ये एक फेक बात है, ये एक मेन सीमा है इसकी कि यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो रहा होता है। बेसिकली सीधी सी बात है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि गवर्नमेंट का डिपार्ट है और वहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी होता है और इसमें फ्लैक्सिबिलिटी भी नहीं होती, वो सिर्फ एक पेपर वर्क ही रह जाता है। सेकंड आती है बात कि सार्वजनिक निगम की वस्तु और शक्तियाँ अधिनियम द्वारा परिभाषित की जाती है और इन्हें केवल कानून या अधिनियम में संशोधन करके ही संशोधित किया जा सकता है। और अधिनियम में संशोधन एक समय लेने वाली और जटिल प्रक्रिया है। अगर किसी कानून या अधिनियम में संशोधन करना हो, संशोधन का मतलब या तो उसमें कुछ बढ़ाना है या फिर उस कानून नियम में से कुछ घटाना है, तो ये क्या हो जाती है, एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, बहुत लंबा प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह से कानून, मान लो पार्लियामेंट से कानून पास हो गया, आगे कानून पास नहीं हो पाया, फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो ये बहुत लंबा टाइम लग जाता है किसी कानून को बनने में। तो और वैसे भी ये जो वैधानिक निगम है जो है वो हमारा स्पेशल एक्ट के अंदर बना हुआ होता है, इसलिए इसमें जो इसके जो कानून कायदे हैं, जो निगम है, जो नियम है, उनको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ही जटिल प्रोसेस है ये।
थर्ड आता है हमारा कि सरकार निदेशक मंडल नियुक्त करती है और उनका काम निगम का प्रबंधन और संचालन करना है। यही काम के लिए हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया था गवर्नमेंट, इसीलिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। निदेशक मंडल को क्यों अपॉइंट करती है गवर्नमेंट? कि वो जो है वैधानिक निगम का प्रबंधन और संचालन कर सके। इस कारण अनुबंध और निर्णय में निगम की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। निगम की स्वतंत्रता कैसे समाप्त हो जाती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, इसका मतलब ये भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही डिसीजन ले रहे होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहाँ गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये लोग डिसीजन ले रहे हैं, इनका खुद का कोई डिसीजन नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी कि जहाँ कहीं भी जनता से लेन देन की आवश्यकता होती है, वहाँ अनियंत्रित भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि भ्रष्टाचार क्यों व्याप्त है, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसलिए भ्रष्टाचार होना तो मामूली सी बात है। तो ये तो आज हमने पढ़ा वैधानिक निगम के बारे में कि वैधानिक निगम बेसिकली क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, इसके लाभ और सीमाएं क्या क्या हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है, यू कैन गाइज टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई विल श्योरली ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। और पिछले वाला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप पहले वो वाला वीडियो देख लें, ताकि आपको ये आगे वाले वीडियो के बारे में भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो अगर आप लोगों के पास किसी के पास बुक्स है या फिर आप लोगों ने असाइनमेंट ठीक से लिखे हैं, तो आप पहले मेक श्योर कि वो सब चीज़ें अच्छे से एक बार थ्रोली रीड कर लें, ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। टिल गाइज, बी प्रिपेयर, बी सेफ।